हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर संविधान की प्रस्तावना। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी क्योंकि हम यहाँ पर जो वीडियो है उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं और अब आपको इसी क्वालिटी में वीडियोज मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी चैप्टर है जो कि संविधान की प्रस्तावना है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्यान प्रदान की गई है, यानी कि वह कौन सी भाग है जिसको आत्मा कहा गया है संविधान का। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है उसको संविधान का आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसी को आत्मा कहा गया है संविधान का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है। दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने है कि भारतीय निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। जो संविधान सभा के निर्माता थे, जो संविधान के निर्माता थे, जो संविधान सभा में बैठ करके संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनका विशेष ध्यान किस पर था। तो उनका जो विशेष ध्यान था वह प्रस्तावना पर था। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं का जो विशेष ध्यान था, ठीक है, उनका पूरा ध्यान किस चीज पर था, संविधान की प्रस्तावना पर था। चूंकि संविधान का जो प्रस्तावना है, जो जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, ये पूरे संविधान किस तरह का पूरा संविधान होगा, संविधान की क्या मूल्य होगी और संविधान किस चीज के किस आधार पर बनेगी, ये सारी बातें जो है प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। एक तरह से हम कहें तो संविधान का सार प्रस्तुत करता है। इस वजह से जो संविधान के निर्माता थे उनका विशेष ध्यान जो था वह प्रस्तावना पर था। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह किससे शुरू होती है। तो ये जो भारत की प्रस्तावना है ये शुरू होती है, भारत की जो प्रस्तावना है वह शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है उसका जो शुरुआत होती है उसमें शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। तो यहाँ पर यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, यह क्यों है जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत की जो संविधान है, जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो शुरुआत होती है वह हम भारत के लोग से होती है। जैसे अगर यहाँ पर भारत की आप सब प्रस्तावना देखेंगे, ये भारत की प्रस्तावना है जो कि आपको अपने बुक मतलब जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें ये अक्सर आपको मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार है। भारत की संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, हम भारत के लोग से। तो यही बात आपसे पूछ रहा था यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कि आखिर ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि यह पूछ रहा था कि जनप्रिय संप्रभुता क्यों है। क्योंकि जनप्रिय का मतलब हुआ कि लोगों का प्रिय संप्रभुता है। इसके पीछे का कारण है कि जो हमारा प्रस्तावना शुरुआत होता है वह हम भारत के लोग से शुरू होता है। अगर एक बार हम चाहें तो यहाँ पर पूरी प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं ताकि चीजें हमें और स्पष्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रस्तावना है, आप इसे बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे, कई स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है हर सुबह। तो यहाँ पर है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह की न्याय की बात यहाँ पर की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात जो है भारतीय प्रस्तावना में की गई है। उसी तरह 2 तरह की समता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, यानी कि उस समय की बात हो रही है, उस डेट की बात की गई है, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारा संविधान का प्रस्तावना है। तो इसी प्रस्तावना से आज जो भी प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न था उसमें यही पूछ रहा था कि आखिर जो हमारी उद्देशिका है उसकी शुरुआत किस शब्द से होती है। तो उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, और हम भारत के लोग से शुरुआत होने की वजह से हम ये कहते हैं या यह माना जाता है कि जो भारत की संप्रभुता है वह जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि इसमें भारत के लोगों की बात की जाती है। ठीक है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, भारत को आखिर गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि भारत को गणतंत्र कहा जाता है। देखिए, भारत को गणतंत्र कहने का जो कारण है वह है यहाँ जो राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि भारत में जो राज्य प्रमुख होते हैं उनको एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, तो जब भी चुनाव के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं, लोगों के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, राज्य प्रमुख, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और आपका सीएम हो, इन सभी का जो चुनाव है वह लोगों के द्वारा किया जाता है। राज्य के प्रमुख का लोगों के द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को, इसी विधि को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा, यानी कि जनता की जो तंत्र होती है उसके माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो यहाँ पर भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, यह राज्य का प्रमुख यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि एक निश्चित समय के लिए ही वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, एक निश्चित समय के लिए ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। उस समय के बाद उनका पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इंडिया में ये लगभग 5 वर्ष का होता है, मतलब लगभग क्या 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए, भारत एक है, भारत कैसा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, भारत एक है। तो भारत जो है वह, जो भारत हमारा जो है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब कि भारत जो है वह अपना कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता है। भारत किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता है, और सभी लोगों को अपने अपने धर्म मानने के लिए मतलब भारत में सभी लोग जो अपने विश्वास के अनुसार अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत जो है किसी भी किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं देता है, और उसके पक्ष में वह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पर है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। आखिर हम लोगों ने बात किया कि भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, जो सरकार होगी, जो देश होगा, वह किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही होता है कि जो राष्ट्र होगा वह किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा राष्ट्रीय धर्म के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय धर्म के रूप में जो है मान्यता नहीं देगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि जो भारतीय राज्य होंगे किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर वही बात हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इसका यही मतलब बनता है
है, इसका यही मतलब बनता है कि जो भारत है वह किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, वह किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, वह किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, उसे राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं देता है। वह सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। ठीक है, और सभी लोगों को, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उनको अपने मान्यता, अपने विचारों के अनुसार धर्म को ग्रहण करने की और धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि गणतंत्र होता है, आखिर गणतंत्र क्या होता है? कई बार आप सुने होंगे कि हमारा देश क्या है, गणतंत्र है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि राज्य यहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वह राज्य जहां जो अध्यक्ष होंगे वह वंशानुगत नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर अध्यक्ष का मतलब हो गया, एक तरह से आप कहें तो राजा। राजा से आपको समझ में ज्यादा आएगा कि जब आप राजा की बात करते हैं तो उसका पुत्र क्या होगा, फिर से राजा बनेगा। ठीक है, फिर से राजा बनेगा और उसके पुत्र का भी पुत्र फिर क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये वंश के अनुसार हो गया कि आप राजा के वंश में जन्म लेते हैं तो इसलिए आप राजा हैं। लेकिन जब आप गणतंत्र की बात करते हैं तो आपको उस देश में, ठीक है, उस देश में या उस राष्ट्र में या राज्य में आपको राजा यानी कि उस देश का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष या अध्यक्ष बनने के लिए, ठीक है, बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चुनाव जीतना होगा, लोगों के द्वारा चुना जाना होगा आपको। और ये वंशानुगत नहीं हो सकता है, एक वंश के ही लोग नहीं बन सकते हैं, इसमें कोई भी आकर के जो है चुनाव लड़ सकता है और वहां का अध्यक्ष, या हम कहें एक तरह से आपको समझने के लिए आप राजा कह सकते हैं, तो एक तरह से अध्यक्ष या राजा बन सकता है, वह बिना चुनाव लड़े नहीं बन सकता है। और ये प्रक्रिया जो है वह वंशानुगत नहीं होता है, यानी कि राजा जो है, राजा जैसे अगर मान के चले प्रधानमंत्री की हम बात करें, पीएम की बात करें, तो यहाँ पर जो पीएम का पुत्र होगा वह क्या होगा, प्रधानमंत्री मतलब नहीं बन जाएगा, सिर्फ पीएम का पुत्र होने की वजह से नहीं बनेगा। उसको क्या होगा, उस पुत्र को, उस लड़के को क्या होगा, चुनाव जीतना होगा। ठीक है, लोगों का विश्वास जीतना होगा और चुनाव जीतने के बाद अगर वो चुनाव जीतता है तब वो पीएम बन सकता है। अगर वो चुनाव हार जाता है तो वो नहीं बनेगा। इस आधार पर उसको नहीं बनाया जाएगा कि वह पीएम का या प्रधानमंत्री का पुत्र है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र वह होता है कि जहां पर जो अध्यक्ष होंगे वह वंशानुगत नहीं होंगे, यानी कि एक ही वंश के लोग नहीं बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था। तो वो दो शब्द जो हैं जिनका जो समावेशन है उद्देशिका में किया गया था उन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन था वह 1976 में होता है। ठीक है, और ये पहला और अब तक आखिरी जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना में ये पहला संशोधन और आखिरी संशोधन अब तक के लिए है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर संशोधन नहीं किया गया है। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसी समय यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़ा गया था संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो उसमें घोषित किया गया है एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो है भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछ रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, हम कहते हैं कि भारत क्या है, गणतंत्र है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, कि गणतंत्र है तो क्या अर्थ बनता है इस बात का। तो इस बात का जो अर्थ बनता है वह है कि भारत में जो शासक बनेंगे वह वंशानुगत नहीं होंगे। हम लोगों ने अभी बात किया कि भारत में जो शासक होंगे, जो पीएम बनेंगे, जो शासक पद को संभालेंगे, शासन पद को संभालेंगे, वो क्या होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। यानी कि पिता का पुत्र का यानी कि इस तरह से पिता, उसके बाद क्या होगा, पुत्र, और फिर उसके बाद पुत्र का पुत्र जो है राजा नहीं बनेगा। ये सिलसिला जो है गणतंत्र में नहीं चलता है। जो राष्ट्र खुद को गणतंत्र कहते हैं वहां पर ये व्यवस्था नहीं चलती है। वहां पर व्यवस्था होती है कि ठीक है, आप राजा के पुत्र हैं, आप चुनाव लड़ें। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और आप अपना जो है प्रभाव दिखाते हैं लोगों पर, लोग आपके बातों को समझते हैं और उन्हें लगता है कि आप लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं और आप बेहतर हैं, तो आपको भी राजा बनने का मौका दिया जाएगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो राजा का बेटा नहीं है वो भी चाहेगा तो उसके लिए वो भी राजा बन सकता है। वो कैसे बनेगा, वो चुनाव के माध्यम से बनेगा। ठीक है, अगर लोग उसे चुनते हैं तो वो भी क्या हो सकता है, गणतंत्र में राजा बन सकता है। तो ये व्यवस्था जो है वही गणतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। वह कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं कहा गया है। तो भारत के संविधान में जो है लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है। हालांकि पूरी संविधान प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसका भाव इस तरह का है कि वह लोक कल्याण की बात करती है, लेकिन उस प्रस्तावना में सीधी तौर पर कहीं भी लोक कल्याण का जिक्र नहीं किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी की जिक्र किया गया, समाजवाद का जिक्र किया गया है, पंथ निरपेक्ष का बात कहा गया है और प्रभुत्व संपन्नता की बात कही गई है, लेकिन कहीं पर भी लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है हमारे संविधान की उद्देशिका में। ठीक है, सीधे तौर पर ऐसे आप जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वो पूरी तरह से उसका मूल भाव यही है कि लोगों का कल्याण हो, देश के जो जनता है, जो देश है, उसका कल्याण हो। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, यहाँ पर है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कल्याणकारी राज्य होंगे उनका क्या उद्देश्य होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, उनका विकास करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है और होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जैसे और भी ऑप्शन दिए गए उनको अगर एक बार देखेंगे तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उनका मुख्य और पहली जिम्मेदारी जो होता है वह कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाना और उनका कल्याण करना। ठीक है, तभी जाकर के वह क्या होंगे, वह कल्याणकारी राज्य कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को एक यहाँ पर है प्रश्न संख्या 14 कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, आखिर भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्यों। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे जो कारण है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। हम लोगों ने 3 बार बात कर चुके हैं इस बात पर कि जो गणराज्य होता है, गणराज्य का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जो राजा चुने जाएंगे, जो प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष चुने जाएंगे। ठीक है, जो अध्यक्ष चुने जाएंगे, जो राजा होंगे, वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और
वो एक निश्चित समय के लिए चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अनिश्चित काल के लिए चुन लिए गए, नहीं, एक निश्चित टाइम के लिए चुने जाएंगे। उनको फिर दोबारा चुनाव में जीतना होगा। अगर वो चुनाव में हार जाते हैं तो वो अपने पद से हट जाएंगे। अगर हार जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जीतते हैं तो वो उस पद पर बने रहेंगे। तो यही बात यहाँ पर है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों? इसके पीछे का कारण है कि राज्य अध्यक्ष का यहाँ पर भारत में चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव के माध्यम से लोग यहाँ पर राजा बनते हैं, एक तरह से कहें तो राजाध्यक्ष बनते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखिए, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अगर जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा क्रम जो है वह सही है। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ये जो क्रम है ये सही है। ठीक है, तो ये जो क्रम है ये सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र जो है ये जो क्रम है ये सही है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं, वही सार्वभौम संपन्नता हो गया। फिर उसके बाद पढ़ते हैं समाजवादी। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गण राज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का मतलब वही हुआ धर्मनिरपेक्ष, और फिर लोकतंत्रात्मक पढ़ते हैं तो जो कि हो जाएगा जनवादी। ठीक है, जनवादी, गणतंत्र। तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पर कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो ये सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र, ये जो क्रम है ये क्रम सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का क्या अर्थ होता है? सेकुलर का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। सेकुलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। जितने भी नागरिक हैं उनको अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, ठीक है, अपने मान्यताओं के अनुसार अपना धर्म मानने की और उस धर्म का पालन करने का जो है स्वतंत्रता है। इसी को क्या कहा जाता है? सेकुलर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, जो कि सेकुलर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो यहाँ पर पूछ आपसे रहा है कि इस कथन में जो नीचे दिए गए कथन है उनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहले यहाँ पर कूट दिया गया है, तो कूट में 1 और 2, 1 और 3, केवल 4, केवल 3 है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो बात कही गई है उनको। पहला यहाँ पर कहा गया है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा यह कहा गया है कि यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कहा गया है कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और यह है कि मूल प्रस्तावना में था। देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही कहा गया है कि जो शब्द धर्मनिरपेक्षता है वह संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी कि ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, यानी कि इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही है। प्रस्तावना का सिर्फ अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है, जो कि 42वें संशोधन है, तो ये हो जाएगा। दूसरा तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि 44वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना के साथ कुछ भी यहाँ पर उसमें जोड़ा नहीं गया है, और यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ष 1976 में जो है संविधान का 42वां संविधान संशोधन होता है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। पूछ रहा है प्रश्न की जो शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर है वह भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो ये कथन सही है कि वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय उद्देशिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये चीज लिखा गया है कि हम भारत के लोग, इससे क्या क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब निकलता है? तो इससे जो अर्थ निकलता है, ठीक है,
इससे जो अर्थ निकलता है वह निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का जो निर्माण है वह भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो यही अर्थ निकलता है जो कि यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है कि संविधान का जो निर्माण है वह भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर है समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? ठीक है, समाजवाद का जो अर्थ होता है वह होता है सामाजिक न्याय, यानी कि पूरे समाज को सामाजिक न्याय मिले। ठीक है, इसी को समाजवाद कहा जाता है, सामाजिक न्याय। ठीक है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। यहाँ पर है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो उसमें जो शब्द जोड़े गए थे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें समाजवादी यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें सिर्फ समाजवाद जो शब्द है उसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ समाजवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा किसे कहा जाता है? तो हम लोगों ने पहले प्रश्न में ही बात किया था कि जो भारत की प्रस्तावना है, ठीक है, उसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत का प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारत के संविधान का सार है। ठीक है, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भारत की संविधान है उसका क्या उद्देश्य है, उसकी क्या भावना रही है। ठीक है, और जो संविधान सभा के लोग थे जो संविधान को निर्मित कर रहे थे उनका क्या माइंड सेट था, ये चीजें जो है आपको भारत की प्रस्तावना पढ़ने से समझ में आती है। इसलिए भारत की संविधान को की जो आत्मा है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए। यहाँ पर है कि भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लैंगिक सार्वभौमिकता है। लैंगिक का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेना अगर जरूरी है। तो यहाँ पर होता है लैंगिक सार्वभौमिकता। सॉरी, यहाँ पर जो प्रश्न है उसको फिर से एक बार देखिए। यहाँ पर है कि भारत में लौकिक पर सार्वभौमिकता, लौकिक पूछा जा रहा है, ठीक है, लैंगिक नहीं। तो यहाँ पर हम लौकिक की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न के अनुसार कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है। लौकिक का मतलब होता है कि कुछ नियम या मतलब जो नियम है वह सभी लोगों के लिए है, सभी भारत के जितने भी लोग हैं उन सब पर ये नियम लागू होते हैं। उन सबको जो संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वह भारत के सभी लोगों को ये प्राप्त होता है। तो यही बात यहाँ पर हुआ लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रश्न संख्या 23 की भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो चीन की क्रांति है, चीन की क्रांति का जो है कोई प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं झलकता है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति का, यहाँ पर जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था, उसका प्रभाव झलकता है। अमेरिकी क्रांति का भी जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर झलकता है और बोल्शेविक क्रांति की भी जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर झलकता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जो चीन की क्रांति है उसका कोई भी प्रभाव भारतीय प्रस्तावना पर नहीं है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति की कुछ झलक यहाँ पर दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 24 है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया और पूछ रहा है कि भारत एक है, भारत क्या है? तो
जो भारतीय संविधान के अनुसार, जो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत जो एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जो भारतीय संविधान के मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारा देश भारत है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत संविधान के अंतर्गत, ठीक है, प्रश्न संख्या 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। जो लोकतंत्र के आदर्श है, जो लोकतंत्र का उद्देश्य है, भारतीय लोकतंत्र का जो उद्देश्य है, या हम कह सकते हैं कि जो विचार है, ठीक है, वो कहां पर झलकता है? वो झलकता है प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, प्रस्तावना में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो जब भारतीय संविधान का संशोधन 42वां संशोधन हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रस्तावना में उस समय किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? यहाँ पर प्रश्न में नहीं आया है, तो कौन सा वह शब्द है जिसको नहीं जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन होती है 1942 में, उसमें जो शब्द है यहाँ पर गुट निरपेक्ष है। ठीक है, गुट निरपेक्ष, इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष। ठीक है, गुट निरपेक्ष जो शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है नहीं जोड़ा गया था। 1976 के जो भारतीय संविधान संशोधन था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, उस संविधान संशोधन में जो है गुट निरपेक्ष शब्द को भारतीय प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। वहां पर जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। इन 3 शब्दों को जो है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान की 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? वह कौन सा कथन है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है? तो यहाँ पर जो प्रश्न है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है वो ऑप्शन के अंदर भी है, तो इसको थोड़ा सा आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न आगे बढ़ता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन देखिए, पहला कथन है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। दूसरा है कि उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा है कि उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। और चौथा यानी कि डी है कि उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। उक्त शब्द मतलब कि ये 2 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर याद होगा कि जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, ये संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि संविधान का 42वां संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उक्त शब्द जो है 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वह 1976 के संविधान द्वारा जोड़े गए थे। शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं है। तो ये बाकी जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उक्त शब्द जो है 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? वह भारत का जो संविधान का लोकतंत्र है वह कैसा लोकतंत्र है? तो यहाँ पर हमारा जो लोकतंत्र है वह लोकतांत्रिक गणराज्य का लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अपने राजाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, अपने राजा का चुनाव करेंगे, और लोग यहाँ पर जो है उनके चुनाव में, या मतलब एक तरह से जो भारत का संविधान का जो लोकतंत्र है वो लोगों के द्वारा शासन है।
लेकिन कई तरह के लोकतंत्र जैसे होते हैं, जैसे वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, तो ये सारे चीज भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात सिर्फ कर रहे हैं अपने भारत के बारे में कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने जो है वह लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र को अपनाया है। ठीक है, गणराज्य को अपनाया है, लोकतांत्रिक गणराज्य को जो है भारत ने अपनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो वर्णित लोकतंत्र है, लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, वह कौन से रूप में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। तो वह स्वीकार किया गया है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों रूपों में। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, वह राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता की बात हमारा संविधान की प्रस्तावना करता है। यानी कि इन तीनों रूपों में, ठीक है, इन तीनों रूपों में जो है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो लोकतंत्र है वह इन तीनों रूपों में क्या करता है, स्वीकार करता है। चाहे वह राजनीतिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता हो, इन तीनों रूपों में क्या करता है, उसे स्वीकार करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। जो भारत का प्रस्तावना है, ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार जो भारत का शासन है, ठीक है, भारत की शासन है उसकी सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, यानी कि किसके अंदर, मतलब सबसे जो सर्वोच्च सत्ता है वह किसके पास है। तो सर्वोच्च सत्ता जो है वह जनता के पास है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत की सर्वोच्च सत्ता है, जो सर्वोच्च राजा है वो कौन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार वो जनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जनता के हाथों में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। जो भारत की संप्रभुता है, एकता है तथा जो उसकी अखंडता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, कहाँ करने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो प्रावधान किया गया है यह प्रस्तावना में किया गया है इस बात का कि जो भारत की संप्रभुता है, जो भारत की एकता है, जो भारत की अखंडता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, इस बात की रक्षा की जाएगी उसके, ठीक है, संप्रभुता की रक्षा की जाएगी, भारत की एकता की रक्षा की जाएगी, भारत की अखंडता की रक्षा की जाएगी। इस बात का जो उल्लेख है वह कहाँ पर है, वह संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक है, उनकी आगे व्याख्या की गई है, उनकी आगे कहां पर व्याख्या की गई है, तो उनकी आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है, चाहे वो आदर्श हो स्वतंत्रता की आदर्श हो जिसमें बात किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का, चाहे यहाँ पर न्याय की बात की गई है जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और चाहे ये बात की गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। इन सभी स्वतंत्रता, इन अधिकारों का कहाँ पर जो है व्याख्या की गई है, पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है, वह मूल अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे और मूल कर्तव्यों में इन सभी चीजों का जो है व्याख्या की गई है। यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मूल कर्तव्यों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मूल कर्तव्यों में। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 32 के बाद 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में
पूर्णतः शामिल किया गया है। जो यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता, उसको भारतीय संविधान में कहाँ पर पूर्णतः शामिल किया गया है, यही आपसे पूछ रहा है। तो उसको जो है पूर्णतः शामिल किया गया है भारतीय प्रस्तावना में। ठीक है, भारत की प्रस्तावना में उसको पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पूर्णतः शामिल किया गया भारतीय प्रस्तावना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 के बाद हम 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उससे क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि संविधान को लागू करने की तिथि, ठीक है, संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो जो है स्पष्ट नहीं होती है संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है, संविधान को लागू करने की तिथि जो है वो यहाँ पर नहीं स्पष्ट होती है। सिर्फ ये स्पष्ट होता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान को लागू करने की तिथि जो है वह नहीं पता चलता है हमें, संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, उद्घोषित नहीं करता है। वह कौन से उद्देश्य हैं जिनको उद्देशित नहीं करता है, उद्देशित नहीं करता है, वह कौन से उद्देश्य हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो बात है इसका उल्लेख यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये जो है उद्देशित नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन उद्देश्यों का। चलिए आगे है कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। जो भारत की संविधान है, जो भारत का संविधान है उसमें हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का जो संविधान में नाम है वो है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं फिलहाल में, तो इस बात को हम उस पर चर्चा न करते हुए सिर्फ यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये भारतीय हमारे देश का नाम है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया अर्थात भारत। यानी कि जब आप इंडिया कहते हैं उसका मतलब भारत होता है, जब भारत कहते हैं तो उसका मतलब इंडिया होता है। इंडिया अर्थात भारत, इसी को लेकर के बहुत सारे विवाद भी हुए हैं फिलहाल के दिनों में नाम को परिवर्तन करने के लिए। तो खैर वो अलग चर्चा है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत के संविधान में जो प्रदत्त है, जो लिखा गया है कि हमारे देश का नाम क्या है, तो इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। जो भारतीय संविधान है वह किसके द्वारा स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान जो है भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, भारतीय संविधान की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। जो भारत की संप्रभुता है, ठीक है, वह किसमें निहित है। तो भारत की संप्रभुता जो निहित है वह भारत की जनता में है। ठीक है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भारत की जनता में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो वह अंगीकृत किया गया, वह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। जो भारत की संविधान है वह पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वह पूर्ण रूप से तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत का जो संविधान है वह पूर्ण रूप से तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया,
तो यह 26 नवंबर 1949 का दिन था जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। यही आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? लागू करने का डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान को लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। और इस डेट का उल्लेख जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसी बात को हम लोग आगे पढ़े भी थे। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950। चलिए, प्रश्न संख्या 42 के बाद हमें 43 देखना है। यहाँ पर है कि किस वर्ष भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष? तो यहाँ पर जो वर्ष आपसे पूछ रहा है वह था 1950 में। 1950 में जो भारत है वह प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि अब यहाँ पर जो है भारत का संविधान जो है लागू हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हमारा जो देश है वह प्रजातांत्रिक और गणराज्य बन गया, प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, तो यह सन था 1950 का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? हम लोगों ने बात किया है कि संविधान की प्रस्तावना का जो संशोधन किया गया है अब तक सिर्फ एक बार किया गया है। कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बार याद रखना होगा कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना जो उद्देशिका है उसका एक बार अब तक संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन कब? या 1976। ठीक है, प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। ठीक है, क्योंकि एक बार ही अब तक किया गया है तो 1976। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण में यहाँ पर भारत की प्रस्तावना लिखा गया है और पूरे प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे फिर से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यहाँ पर खाली स्थान है, आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इस एक्स का अर्थ क्या है, इसके जगह पर क्या हम रखेंगे कि हमारे ये पूरा प्रस्तावना जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का अर्थ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स का अर्थ क्या होगा ये तो आपको याद ही होगा, ये है 26 नवंबर कितना 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो अब होगा कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 नवंबर 1949। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 46 के बाद हमें 47 देखना है। यहाँ पर है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता? कौन सा चीज है जिसको उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है भारतीय संविधान? तो वह है पूजा की क्षमता, यानी कि पूजा करने की जो क्षमता है उसका यहाँ पर वायदा नहीं करता है। आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप अपने अनुसार जो है यहाँ पर फिर से प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है? तो पूजा की क्षमता यहाँ पर उपलब्ध कराने की वादा नहीं करता है, वह धर्मनिरपेक्षता की वादा करता है हमारा संविधान, सामाजिक न्याय की
वादा करता है, राजनीतिक न्याय की वादा करता है, विचारों की स्वतंत्रता की वादा करता है, उपासना का यहाँ पर जो है उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन पूजा की समता की बात नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समता की जो बात करता है हमारा संविधान, वो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। याद रखिएगा कि जो समता की बात करता है वो हमारा संविधान प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समता। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48। यहाँ पर है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो वो कौन कौन से शब्द जो थे वो सम्मिलित नहीं थे जब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया? तब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जो थे वह शामिल नहीं थे? तो उस समय यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में जो है ये 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द जो हैं वो शामिल नहीं थे। इनको 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और इन 3 शब्दों को जो है जोड़ा जाता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष जिसको कहेंगे और अखंडता, इन तीनों शब्द को बाद में जोड़ा जाता है। ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जब 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, उसको स्वीकार किया गया था, तब कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 49। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? वह कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें संविधान के उद्देशिका का परिवर्तन किया गया था? तो वह भारतीय संविधान का 42वां संशोधन था 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या होता है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। जो भारत की संप्रभुता है, जो भारत की एकता है, इसको और इसकी अखंडता को सुनिश्चित और संरक्षित करने का जो भाव है वो कहाँ पर है? तो वो भाव हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित और संरक्षित करने का जो भाव प्रकट है, भाव मतलब है वो संविधान की प्रस्तावना में है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52 देखिए। यहाँ पर है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? वह कौन सा संविधान के प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह प्रजातंत्र जो प्रावधान है वो, क्योंकि प्रजातंत्र में सिंपल सा मतलब है, जब प्रजातंत्र की बात करेंगे तो प्रजा यानी कि जनता को वोट करने का अधिकार देंगे और उसके माध्यम से यानी कि जनता के माध्यम से क्या करेंगे? हम राजाध्यक्ष या राजाओं का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो यही जो चीज है प्रजातंत्र जो प्रावधान हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है उसके माध्यम से ही हमें क्या मिलता है? वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको तो आपको अब तक याद हो गया होगा। ये 42वां संविधान संशोधन है जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगर अब तक की बात करें तो आप सिर्फ सीधे याद रखिए 42वां संविधान संशोधन कुछ भी जोड़ा गया है तो वह 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 53 देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 53 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है?
तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है वो लिया गया है, या कहाँ से प्रेरणा ली गई है इस शब्दों का, तो वह फ्रांस की क्रांति थी और फ्रांस की क्रांति से इन शब्दों की प्रेरणा ली गई है, फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं जिसको जो कि स्वतंत्रता है, समानता है, समानता है और बंधुत्व, ये जो शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से मतलब प्रेरित होकर इनको शामिल किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो जो भारतीय संविधान का अंग है संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना में ही जो है इस बात का उल्लेख किया गया स्पष्ट रूप से कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है आपको मालूम है कि जो राष्ट्र होगा उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। राष्ट्र यानी कि देश अपना किसी भी धर्म को राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्रदान करेगा और वह यह नहीं कह सकता है कि आज से पूरे देश में ये धर्म लागू होगा, चाहे वो हिंदू धर्म की बात करे, चाहे मुसलमान धर्म को बात करे, चाहे सिख ईसाई, कोई भी धर्म को वह राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं देगा और जो देश की जनता होंगे उनको इस किसी एक विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो ऐसे राज्य को हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य और हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, ठीक है, कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की हम जब बात करेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान की जब हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में जो है तीन प्रकार की, ठीक है, तीन प्रकार की न्याय की बात की गई है। तीन प्रकार की न्याय की बात की गई है। वो तीन प्रकार की न्याय कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और भारतीय संविधान में जो है 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता कौन है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। कौन कौन सी? फिर से सुन लीजिए। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि आप स्वतंत्र हैं, विचार रख सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, तो विचार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आप किसी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस बात को लेकर भी हम स्वतंत्र हैं, ये बात भी संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। तीसरा और चौथा जो है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा जो है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरह की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। समानता की बात करें तो 2 तरह की समानता की बात की गई है, वह है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद है जो है समानता की बात की गई है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। वो कौन कौन सी है? तो वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि सभी को समान प्रतिष्ठा मिलेगी, सभी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद है भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख है। तो भ्रातृत्व की जो बात की गई है वह एक बार की गई है, बंधुत्व की बात जो है एक बार की गई है, जिसको भ्रातृत्व की बात की गई है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी कि 3, 5, 2, 1 हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस तरह से सही हो जाएगा, 3, 5, 2, 1, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में न्याय की बात 3 बार की गई है, 3 न्याय की बात की गई है। वह सामाजिक न्याय, असामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं हमारा प्रस्तावना। उसके बाद 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उसी तरह से 2 समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि सभी लोग को समान अवसर मिलेंगे, समान प्रतिष्ठा मिलेंगे। और एक बार बंधुत्व की बात करती है, एक बार भ्रातृत्व की बात करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, व्यक्ति की जैसे कि उसके आगे है हमारा जो संविधान
की प्रस्तावना, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता के लिए, तो बंधुता का मतलब क्या होता है, भातृत्व होता है, भाईचारा होता है, जिसको भाईचारा हम कह सकते हैं। तो यही इसका एक बार जिक्र किया गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा ये 3, 5, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है? तो प्राधिकरण स्रोत जो माना गया भारतीय संविधान का वो कौन है? तो वो है भारत के लोग। भारत के लोग जो हैं वह प्राधिकार स्रोत हैं। ठीक है, प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखेंगे 56 के बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? विधिक रूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका जो विधिक स्वरूप है यह कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई है, ठीक है, उसको आप सीधे तौर पर लागू नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई है वो इसलिए कही गई है कि वो हमारे संविधान के, पूरे संविधान के सार हैं। ठीक है, पूरे संविधान की सार है और इस पूरे संविधान के अंदर, ठीक है, उन बातों का जिक्र है, उन बातों के बारे में विस्तार से लिखा गया है, विस्तार से समझाया गया है कि किस तरह से हमें 5 स्वतंत्रता मिलेंगी, किस तरह से हम विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चले आप कहेंगे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, हमें विश्वास की स्वतंत्रता है, हमें उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन कितना स्वतंत्रता है? आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इस पर प्रबंध किया गया है कि आप किन चीजों पर बात कर सकते हैं, किन चीजों पर बात नहीं कर सकते हैं। तो आप सीधे तौर पर संविधान की प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते हैं और संविधान की प्रस्तावना को लेकर के आप कभी भी न्यायालय नहीं जा सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं कि संविधान में तो इस बात की स्वतंत्रता कही गई है, तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी विचार व्यक्त करेंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ इसलिए संविधान की प्रस्तावना कही गई है, लिखी गई है कि वो संविधान की मूल बात को बताती है, या कि संविधान की जो विचार, जो विचार है, संविधान का जो हमारा विचार है उसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, उस जो हमारा संविधान है, उस संविधान सभा के जो लोग थे उनका किस तरह का सोच था, किस तरह का विचार था संविधान को लेकर के, ये बातें जो है दर्शाती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58 यहाँ पर है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित जो किया गया है वह कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो वो थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? एक सेकेंड आप रुकिएगा। कौन सी कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या यहाँ पर है कि कौन सी कथन जो है वह सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये बात जो है ये सही नहीं है। आप उद्देशिका को लेकर के, हम अभी बात किए कि आप उद्देशिका को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते हैं और इस बात पर नहीं बहस कर सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो पूरी संविधान है उस संविधान में इस बात का जिक्र है कि आपको किस चीज पर कितना स्वतंत्रता मिलेगा। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, या आपको जो है धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन आप कुछ धर्म या उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह की कोई उपासना विधि नहीं अपना सकते हैं जो समाज के लिए खतरा है, समाज के लिए एक तरह से, जैसे कि आप कह सकते हैं सती प्रथा था, या फिर मानव बलि जो है, यह भी तो आप कहेंगे कि मानव बलि तो हमारे
क्या है, ये उपासना की विधि है। लेकिन उपासना की विधि ठीक है, ये मानव बलि आपकी उपासना की विधि है, और आप कहेंगे कि इसकी स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना से मिलती है तो हम ये करेंगे, तो लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो मानव बलि है वह कहीं ना कहीं जो समाज है उसके लिए घातक है। तो जो चीज समाज के लिए घातक है वो आपको कैसे दिया जा सकता है, आपको उसकी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है करने के लिए। और जो आपकी उपासना की विधि है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, आपको जो स्वतंत्रता है उस पर विचार से विस्तार से जो है संविधान में बात की गई है। उद्देशिका का सिर्फ मतलब इतना है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारी संविधान है, उसका मूल भाव क्या है, ठीक है, इस बात को लेकर के। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको जब भी पूछे जाएंगे तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज सही होगा, ठीक है। तो उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, अगर और ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, तो ये भी सही बात है, ये नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया था। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये भी सही है। और गणराज्य का संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, तो ये भी सही है, ठीक है। और इसमें से पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर है कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर यहाँ पर लिखा जाता नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुसार ये हमारा सही आंसर होगा, और क्यों होगा इस पर हम आप लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम था, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, उसमें संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो आपको मालूम है कि किसे शामिल किया गया है, तो वो शामिल किया गया था पंथ निरपेक्ष को, ठीक है। पंथ निरपेक्ष को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया है। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी आपको बेहतर लगी होगी, क्योंकि हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये पीपीटी माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से क्लास मिल रही है। पहले आपको फोटो के माध्यम से मिलता था, जो कि हम लोग डायरेक्ट बुक की फोटो खींचते थे, लेकिन अब हम पूरे प्रश्न को टाइप कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा और भी बेहतर वीडियो की क्वालिटी हो सकती है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो। तो आज का जो हमारा वीडियो था उसको यहीं पर समाप्त करना होगा हमें। ये हमारा संविधान की प्रस्तावना था, जो कि लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक का वीडियो सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग तीसरे चैप्टर पढ़ रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और आपके पास अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला वीडियो नेक्स्ट यानी कि 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं।